वेलकम बीस। क्या हम एक नए वॉल्केनिक एरा में एंटर कर रहे हैं? साइंटिस्ट का तो यही कहना है। एक्चुअली पूरी बात शुरू तब हुई जब रिसेंटली आइसलैंड में एक और नया मेजर वॉल्केनिक इरप्शन देखने को मिला। ये दिसंबर 2023 से थर्ड मेजर था और सिंस 2021 ये सिक्स्थ मेजर वॉल्केनिक इरप्शन था। हालांकि साइंटिस्ट का ये मानना है कि ये सिर्फ स्टार्टिंग है और शायद ऐसे वॉल्केनिक इरप्शन ना सिर्फ आइसलैंड में बल्कि दुनिया के कई और जगह देखने को मिल सकते हैं आने वाले कई डिकेड्स या सेंचुरीज तक। अब आइसलैंड के इस मेजर वॉल्केनिक इरप्शन की बात करें तो इसने ना तो सिर्फ आसपास के रहने वाले लोगों को मजबूर किया कि वो उस जगह को छोड़कर चले जाएं, बल्कि वहां पर जो एक मेन हॉट वाटर पाइपलाइन थी जो हॉट वाटर सप्लाई करता था उस एरिया के सभी लोगों को, उसका भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब बीस, आइसलैंड में वॉल्केनिक इरप्शंस कोई नई बात नहीं है, बल्कि आइसलैंड वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट वॉल्केनिक प्रोन जोन्स में से एक है। इसके दो रीजंस हैं। पहला तो ये कि आइसलैंड जो है वो वर्ल्ड के ज्योग्राफिकल या जियोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स के ऊपर बैठा हुआ है। अब ये हॉटस्पॉट्स वो जगह होती हैं जिसके नीचे अर्थ का जितना भी हॉट मैटर होता है या गर्म चीजें होती हैं वो अर्थ की क्रस्ट की तरफ राइज करने लगती हैं, जो कि इन वॉल्केनोज का पोटेंशियल कारण होता है और इसी को हम वॉल्केनो भी बोलते हैं जब ये अर्थ की क्रस्ट से बाहर आ जाते हैं। दूसरा ये कि जो आइसलैंड का ज्योग्राफिकल लोकेशन है, यानी कि यूरेशियन प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में, ये प्लेट्स धीरे धीरे एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं, जो कि इंटर्न जगह दे रही है मैग्मा और लावा जैसे, जिसे हम बाद में लावा बोलते हैं, मैग्मा जैसी चीजों को ऊपर आने के लिए और वॉल्केनो इरप्शंस के लिए। करेंटली आइसलैंड में ऑल अक्रॉस 100 वॉल्केनोज डिस्कवर किए गए हैं जिसमें से 30 एक्टिव है। बात अगर हिस्ट्री की करें तो करीबन 800 साल पहले इस रीजन में आखिरी बार इतने सारे वॉल्केनो इरप्शंस देखने को मिले थे और अब 800 साल बाद वापस हो रहे हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो इसमें कुछ भी नया नहीं है और जो ये सब कुछ एज एक्सपेक्टेड ही चल रहा है। एक्सपर्ट्स की माने तो उन्होंने पहले ही प्रेडिक्ट किया हुआ था कि ये हो सकता है और ये आने वाले कई सेंचुरीज तक लास्ट भी करेगा। इसके पहले हम टॉपिक में डीप चले, हम ये समझ लेते हैं कि ये वॉल्केनो शब्द आता कहाँ से है। ये वॉल्केनो शब्द वुल्केनो शब्द से आता है जो कि इटली में कुछ आइलैंड्स का नाम है, जो कि इंटर्न एक रोमन गॉड के नाम के ऊपर से आता है, वुल्कन, जो कि गॉड ऑफ फायर माने जाते थे। अब अगर एक सिंपल वॉल्केनो की वर्किंग को समझने की हम कोशिश करें तो अर्थ की जो क्रस्ट होती है वो डाउनवर्ड्स फोर्स लगाती है मैग्मा के ऊपर, और मैग्मा जो है जो कि काफी गर्म होता है और काफी ज्यादा मोमेंटम के साथ ऊपर आता है, वो फोर्स लगाता है अर्थ की क्रस्ट के ऊपर। ये दोनों फोर्सेस ऐसे होते हैं कि दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है। जिस वक्त इक्विलिब्रियम टूटता है और मैग्मा का फोर्स अर्थ की क्रस्ट की फोर्स से ज्यादा हो जाता है, उस वक्त वॉल्केनो इरप्ट करता है और पूरा मैग्मा बाहर आ जाता है, जिसे हम बाद में लावा कहते हैं। अब ये तो हुई बेसिक फंक्शनैलिटी वॉल्केनो कैसे इरप्ट करता है। दो मेजर रीजंस की वजह से अगर हम टेक्निकलिटीज में जाएं तो वॉल्केनो का इरप्शन होता है, एक डाइवर्जिंग ऑफ प्लेट्स और एक कन्वर्जिंग ऑफ प्लेट्स। डाइवर्जिंग ऑफ प्लेट्स की बात करें, जब टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर मूव करती हैं तो उनके बीच में एक बड़ा सा क्रैक हो जाता है जो कि मैग्मा को अलाउ करता है कि वो अर्थ की क्रस्ट से बाहर आ जाए। ऐसे ही जो वॉल्केनोज हैं वो आइसलैंड में देखने को पाए जाते हैं और ऐसे ही एक वॉल्केनो अभी इरप्ट हुआ है। दूसरा अगर हम बात करें कॉन्वर्जिंग ऑफ प्लेट्स, तो इसमें एक टेक्टोनिक प्लेट दूसरे टेक्टोनिक प्लेट के नीचे चली जाती है, जो कि इंटर्न मैग्मा के हीट की वजह से पिघलनी शुरू करती है और बाद में इसका फोर्स और क्वांटिटी जब बढ़ जाता है मैग्मा का तो वो अर्थ की क्रस्ट से बाहर आ जाती है। मोस्ट ऑफ द वॉल्केनोज जो होते हैं वो जनरली अंडर सी पाए जाते हैं, यानी कि समुद्र के अंदर। इसलिए हमारे लैंड में जो अवेलेबल है वो ज्यादातर डाइवर्जिंग प्लेट्स की वजह से होती हैं। अब अगर आप बेसिक वर्किंग या फंक्शनैलिटी एंड कॉजेज ऑफ वॉल्केनो को समझ चुके हैं तो हम ये समझ लेते हैं कि इन वॉल्केनोज का एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर या हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में क्या फर्क पड़ता है। अगर वॉल्केनो छोटा हुआ, तो छोटा मतलब कम मात्रा में हुआ या कम टाइम के लिए हुआ, तो उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं या जो इफेक्ट्स है वो एनवायरनमेंट में थोड़े समय के लिए लास्ट करते हैं। लेकिन अगर बहुत ज्यादा मात्रा में या काफी लंबे टाइम तक ये वॉल्केनोज इरप्ट होते रहे तो ये अपने साथ जो हार्मफुल गैसेस लाते हैं या और भी जो हार्मफुल पार्टिकल्स कंटेन करते हैं ये एटमोसफियर में मिल जाते हैं। एक तो ये लोगों को अपने घरों से डिस्प्लेस भी कर देते हैं और वहाँ पे लिविंग लगभग अनइनहेबिटेबल बना देते हैं। दूसरा, ये सन के पाथ को भी कई समय तक ऑब्स्ट्रक्ट कर सकते हैं एटमॉस्फेयर में ये हार्मफुल पार्टिकल्स मिलकर।
जिससे कि ये भी देखा गया है पास्ट में कि वॉल्केनोज के इरप्शन के बाद वॉल्केनिक विंटर्स आते हैं, जिसकी वजह ये इसलिए होता है क्योंकि सन डायरेक्टली अर्थ के सरफेस तक पहुंच नहीं पाती और टेम्परेचर काफी नीचे गिर जाता है। साइंटिस्ट की माने तो वॉल्केनोज सिर्फ अर्थ पे ही नहीं होते, ये बाकी प्लैनेट्स पे भी देखे गए हैं, जैसे कि वीनस पे। और साइंटिस्ट का ये कहना है कि वॉल्केनो सिर्फ अर्थ की क्रस्ट से चीजों को बाहर आने में मदद नहीं करता, बल्कि किसी भी प्लैनेट से हार्मफुल गैसेस या मैग्मा के बाहर आने में मदद करता है। अब जियोलॉजिकल थ्योरीज और साइंटिफिक स्टडीज की माने तो दो तरीके के वॉल्केनो होते हैं, एक पॉलीजेनेटिक और एक मोनोजेनेटिक। मोनोजेनेटिक की बात करें तो मोनोजेनेटिक वॉल्केनोज वो होते हैं जो कि सिर्फ एक बार ही इरप्ट होते हैं, उसके बाद बंद हो जाते हैं। और पॉलीजेनेटिक वो होते हैं जो हिस्ट्री में देखा गया कि बार बार इरप्ट होते हैं। ये तो हुई जनरल वॉल्केनो की स्टडी और उसके फंक्शनल या कॉजेस की या टाइप्स की। अब अगर हम बात करें तो क्या आप सोच सकते हैं कि रेनफॉल की वजह से भी वॉल्केनो इफेक्ट हो सकते हैं या इरप्ट हो सकते हैं? स्टडीज यही बताती हैं कि पिछले 11 से 12,000 सालों में जितने भी वॉल्केनोज इरप्ट हुए हैं उनमें से हर 7 में से एक वॉल्केनो रेनफॉल की वजह से इरप्ट हुआ है। अभी रेनफॉल की वजह से कैसे इरप्ट होते हैं? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो हमें बेमौसम बरसात देखने को मिलती है, ये ना तो एक प्रॉपर क्वांटिटी में होती है और ना ही प्रॉपर टाइम में। तो ये जो हैवी रेनफॉल्स हैं ये इंटर्न जो लावा डोम्स होते हैं उसके ऊपर से रॉक्स को हटा देती है, लैंडस्लाइड्स कॉज करते हैं, जिससे कि मैग्मा के लिए आसान हो जाता है कि वो अर्थ की क्रस्ट से बाहर आ पाए। साइंटिस्ट की माने तो अगर ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल में नहीं लाया गया तो ये हर साल 700 वॉल्केनो इरप्ट करने का कॉज बन सकता है। इसके अलावा 2016 में एक स्टडी ने फाइंड आउट किया कि ग्लोबल वार्मिंग डीग्लेशियराइजेशन का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जिस मतलब कि जो ग्लेशियर्स होते हैं उसके पिघलने के पीछे ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत बड़ा हाथ होता है। और जब ये ग्लेशियर्स पिघल जाते हैं तो जो अर्थ का जो फोर्स होता है जो मैग्मा पे पड़ता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से मैग्मा के लिए अगेन इजी हो जाता है कि वो अर्थ की क्रस्ट से बाहर आ पाए। सो बीस, हम नेचुरल कॉजेस का तो कुछ भी नहीं कर सकते जैसे कि प्लेट मूवमेंट्स का, पर हम ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीजों को जरूर कंट्रोल कर सकते हैं ताकि इन टर्न वॉल्केनो इरप्शन जैसी चीजों को रोका जा सके और भी साइड इफेक्ट्स को जो कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्रिएट होते हैं उन्हें रोका जा सके। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है ओवरऑल प्लैनेट के टेम्परेचर पे यानी कि अर्थ के टेम्परेचर में एक राइज को देखना। ये हालांकि पिछले कई सेंचुरीज से चलता आ रहा है, पर पिछले 100 सालों में इसे देखा गया है कि ये और ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। इसके बेसिकली दो रीजन दिए जाते हैं, एक तो ह्यूमन पॉपुलेशन का जो बढ़ना है इसकी वजह से, और दूसरा रीजन जो है वो ये है कि ह्यूमन पॉपुलेशन जिस तरीके से फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करता है जो कि इंटर्न ग्रीन हाउस इफेक्ट को क्रिएट करता है अर्थ के एटमोस्फियर में। तो 20, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? ये ग्रीन हाउस इफेक्ट तब क्रिएट होता है जब फॉसिल फ्यूल के बर्न करने से या ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से कुछ अनवांटेड गैसेस जो होती हैं वो एटमोस्फियर में बढ़ जाती हैं, जैसे कि वाटर वेपर या कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि जब सन की रेज जब अर्थ के सरफेस को हिट करती है और अर्थ का सरफेस जब हीट को वापस रिफ्लेक्ट करता है तो हीट एस्केप नहीं कर पाती अर्थ के एटमोस्फियर से, जो कि हीटिंग का कारण बन जाता है अर्थ की सरफेस पर, जो कि इंटर्न पूरे प्लैनेट के टेम्परेचर को बढ़ाता है। अगर मेजर एक्टिविटीज की बात करें तो गाड़ियों का चलना, फॉसिल फ्यूल बर्न करना और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज जो है ये सब मेजर कारण है ग्लोबल वार्मिंग का। अब अगर एक स्टडी की माने तो पिछले 8 लाख सालों में नेचुरल फ्लक्चुएशंस की वजह से भी कई बार अर्थ का टेम्परेचर जो है वो बढ़ा है, पर जो मेजर रीजन है टेम्परेचर बढ़ने के पीछे वो ग्लोबल वार्मिंग ही है। और ग्लोबल वार्मिंग को साइंटिस्ट डायरेक्टली सिर्फ ह्यूमन एक्टिविटी से ही रिलेट करते हैं। अब मेजर मैनमेड कॉजेस की बात करें जो कि ग्लोबल वार्मिंग के पीछे एक्चुअल रीजंस हैं, वो है पहला तो डिफॉरेस्टेशन, की रैपिड ग्रोथ जो हो रही है पॉपुलेशन में या हमारे सोसाइटी के डेवलपमेंट में, उसके लिए कई सारे पेड़ जो काटे जाते हैं वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए एक प्राइम रीजन माना जाता है। दूसरी बात, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यानी कि CFCs का एमिशन, एसी और रेफ्रिजरेटर्स जैसी चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करने से CFCs का जो एमिशन है वो भी बढ़ता जा रहा है, जो कि अगेन ग्लोबल वार्मिंग में एक बहुत बड़ा फैक्टर है। एंड द नंबर ऑफ व्हीकल्स, यानी कि जो व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, जितने लोग बढ़ रहे हैं उतने ही व्हीकल्स भी रोड पे बढ़ते जा रहे हैं, और इन सब इंटर्न ग्लोबल वार्मिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है क्योंकि व्हीकल्स भी काफी ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट करते हैं एनवायरनमेंट में। अब अगर हम एक रिपोर्ट की माने कि तो 1880 से लेके 2012 के बीच में
अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर बढ़ा है वो 0.9 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा है। हालांकि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से जो टेम्परेचर बढ़ा है वो 1.1 डिग्री सेल्सियस है। यानी कि साइंटिस्ट का मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग के पीछे सिर्फ ह्यूमन एक्टिविटीज ही रेस्पॉन्सिबल है, और अगर ह्यूमंस ने अपने एक्टिविटीज को कंट्रोल में नहीं किया और अपनी हरकतें नहीं सुधारी तो वॉल्केनोज जैसे और भी साइड इफेक्ट्स ग्लोबल वार्मिंग के हमें देखने को मिल सकते हैं, जो कि अल्टीमेटली प्लैनेट अर्थ को अनइनहैबिटेबल बना सकते हैं इंसानों या किसी भी जानवर के रहने के लिए। तो इस ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए इंसान क्या कर सकते हैं? पहले तो ज्यादा से ज्यादा ट्रीज लगाएं। दूसरा, गाड़ियों का इस्तेमाल कम करें, यानी कि पास में अगर कहीं जाना हो तो चल के या साइकिल का इस्तेमाल करके हम जा सकते हैं। तीसरी बात, एसी जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का यूज अगर हम कम करें तो वो भी सीएफसीज के एमिशन को रोकेगा और इंटर्न ग्लोबल वार्मिंग में मदद कर सकता है। हालांकि ये सब छोटे स्केल पे करने से नहीं होगा और एट अ वास्ट मेजोरिटी लोगों को इसे अडॉप्ट करना होगा। चौथा, ये भी कर सकते हैं कि हम अपने पानी को साफ रखें, क्योंकि एक स्टडी के अकॉर्डिंग हमारे जो 50% से ज्यादा फ्रेश ऑक्सीजन आता है वो समुद्र से आता है। तो पानी अगर फ्रेश ही नहीं होगा तो वो ऑक्सीजन का जो सोर्स है हम उसे भी किल कर रहे हैं। तो 20, अगर अब हम वर्डिक्ट पर आए तो पहले हम आइसलैंड पर आते हैं कि आइसलैंड में इसके क्या मेजर प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकते हैं इस वॉल्केनो इरप्शन के। पहली बात तो वॉल्केनो इरप्शन जिस एरिया में हुआ है वहां पे 70% पॉपुलेशन रहती है ऑफ दैट टोटल रीजन। अब प्रॉब्लम ये है कि उन सारे 70% लोगों को अपने घर छोड़कर जाना पड़ा है और अपने पोजेशंस और लाइवलीहुड सब वहां पे छोड़ के उनको कहीं और माइग्रेट करना पड़ा है। दूसरी बात ये कि आइसलैंड के टूरिज्म को भी बहुत बड़ा इससे फर्क पड़ रहा है, जो कि इन टर्न आइसलैंड की इकोनॉमी पे एक बहुत बड़ा डेंट छोड़ेगा। रीजन, आइसलैंड की टूरिज्म उसका वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ इनकम है। अब अगर हम वर्ल्ड के इम्पैक्ट पर आए कि इन वॉल्केनोज से पूरे वर्ल्ड पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो साइंटिस्ट की माने तो वर्ल्ड की इस वक्त आधी पॉपुलेशन जो है तो वो वॉल्केनो से काफी मेजर थ्रेट में है। पहली बात तो साइंटिस्ट के हिसाब से पूरे वर्ल्ड में इस वक्त 500 से ज्यादा एक्टिव वॉल्केनोज हैं, जिसमें से हर साल 10 से लेकर 40 तक वॉल्केनोज इरप्ट होते हैं। इनके ना तो सिर्फ मेजर क्लाइमेटिक इफेक्ट्स होते हैं बल्कि इंसानों पर भी इसके काफी हजार्डियस इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, स्किन एलर्जी और भी बहुत कुछ। इनको अगर नहीं रोका गया तो साइंटिस्ट का मानना यह है कि ह्यूमन लाइफ लगभग एक्सटेंड कर सकती है अर्थ पे अगर इन वॉल्केनोज को नहीं रोका जाए। अब अगर हम साइंटिस्ट की माने तो ये ह्यूमन एक्सटिंक्शन तो बहुत दूर की बात है, मतलब अभी काफी टाइम है इसमें, लेकिन अभी प्रेजेंट इफेक्ट्स की बात करें तो ये किसी भी कंट्री पे एक काफी बड़ा सोशल और इकोनॉमिकल इफेक्ट छोड़ जाता है। जैसे कि आइसलैंड के एग्जाम्पल में उसका टूरिज्म पूरा लगभग बंद हो चुका है उस एरिया का जहां वॉल्केनो इरप्ट हुआ है। अब आइसलैंड की जो इकोनॉमी है वो मेजरली टूरिज्म पर डिपेंड करती है। जब टूरिज्म ही नहीं होगा तो आइसलैंड की इकोनॉमी में पैसा फ्लो इन कैसे होगा? तो यही कुछ प्रॉब्लम्स है जो साइंटिस्ट अभी एट प्रेजेंट बताते हैं कि वॉल्केनोज से निपटना बहुत ज्यादा जरूरी है और ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीजों को कंट्रोल करना भी बहुत जरूरी है।